नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जी के प्रीवियस एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम 2015 से 2020 तक जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने परीक्षाएं ली थी और उन परीक्षाओं में हरियाणा जीके से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए थे 5 साल के अंतर्गत, उन सभी प्रश्नों के ऊपर हम फोकस डाल रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम करवा रहे हैं ताकि निकट भविष्य में यदि कोई भी एग्जाम आपका होता है तो आपका कोई भी हरियाणा जीके का प्रश्न गलत ना हो। दूसरा, हम आपको इस वीडियो के अंदर यह भी बताएंगे कि एक प्रश्न से अन्य प्रश्न कैसे बनते हैं, एक प्रश्न से ही अन्य प्रश्न किस प्रकार बनाए जाते हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि कई बार HSSC हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग प्रश्न के अंदर ही आंसर कैसे छिपा देता है और एक प्रश्न का आंसर एक प्रश्न में ही कैसे रहता है। ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे, आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट की। यदि पिछले प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखे तो उनके ऊपर भी आप एक नजर डाल लीजिए। हम जो प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं उसको आप विशेष रूप से सामने रखकर फोन में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट को आप कुछ भी काम कर रहे हैं, अपने घर का या बाहर का कोई भी काम कर रहे हैं आप, तो यदि कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आप बस फोन को चला कर रख दीजिए, आप सुनते रहिए। सुनने से ही काफी इफेक्ट पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे, ये आप जैसे स्टूडेंट जो हमारे हैं उन स्टूडेंटों ने ही बताया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ऐसा आप करके देखिएगा। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं। बातें ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बातें करने वाले और बहुत ज्यादा मिल जाएंगे आपको, लेकिन हम नहीं करेंगे। देखिए, ये पूछ रहा है कि ये जो प्रश्न हम आपको करवाएंगे, आप ये प्रश्न कुछ स्टूडेंटों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको आज के बाद में कंफर्म आने लगेगा, और जिसको आता है उसके लिए हम और पॉइंट बताएंगे इसी प्रश्न से। देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि चठी पातशाही गुरुद्वारा कहां पर स्थित है। क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि चठी जो पातशाही गुरुद्वारा है, चठी पातशाही गुरुद्वारा कहां पर स्थित है। तो आप बताएंगे कि जो चठी पातशाही गुरुद्वारा है वो पड़ता है कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा चठी पातशाही यदि पूछता है आपसे तो आप बता देंगे कुरुक्षेत्र में। आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपसे यदि पूछ ले कि पातशाही शब्द किस धर्म से संबंधित है तो आप क्या बताएंगे? सिख धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। ये आपने याद रखना है। और हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में सिख धर्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है तो आपने याद रखना है सिरसा, और सिरसा के बाद में फतेहाबाद के अंदर मिलता है, सिरसा और फतेहाबाद। लेकिन सिखों का प्रसिद्ध मेला बैसाखी का मेला 13 और 14 अप्रैल को कहां पर लगता है तो याद रखिएगा पंचकुला पिंजौर के अंदर लगता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंजौर के अंदर 2 दिन 13 व 14 अप्रैल को बैसाखी का मेला चलता है, आपने याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर स्थित है? यमुनानगर में। बैसाखी का मेला लगता है पिंजौर पंचकुला में 13 और 14 अप्रैल को। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिख धर्म है, सिखों का प्रसिद्ध मेला पिंजौर में लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिख धर्म है वो कहां पर मिलता है तो आपने याद रखना है सिरसा और फतेहाबाद में। और पातशाही शब्द किससे संबंधित है? सिखों से संबंधित है। और चठी पातशाही गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। दूसरा पॉइंट हम आपसे ये बता देते हैं कि चठी पातशाही गुरुद्वारा तो पड़ता है कुरुक्षेत्र में, लेकिन तीसरी पातशाही भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। 9वीं पातशाही भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। 7वीं पातशाही भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। तो याद रखना है, तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है, वो सारे गुरुद्वारे कहां पर पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में। लेकिन पहली पातशाही गुरुद्वारा, पहली पातशाही, देखिए पैसे पहली और पैसे पानीपत याद रखना है। पहली पातशाही गुरुद्वारा यदि आपसे पूछता है तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर पड़ता है। पहली पातशाही गुरुद्वारा यदि फिर से देखिए एक बार रिपीट करते हैं, पहली पातशाही गुरुद्वारा है वो कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। तीसरी, छठी, 9वीं और 10वीं पातशाही जो गुरुद्वारा है, तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है तो आपने याद रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। पहली पातशाही याद रखिएगा, पहली पातशाही कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर पड़ता है। सभी क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा दमदमा साहिब, गुरुद्वारा
दमदमा साहिब कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा दमदमा साहिब हमने इसलिए बताया है क्योंकि यह चीज आपको भी पता होनी चाहिए। गुरुद्वारा दमदमा साहिब कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। याद रखना है, दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील का नाम है, दमदमा झील, जो सोहना गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। इसीलिए दो क्वेश्चन बने। हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है जिसका नाम क्या है, दमदमा झील, जो सोहना गुरुग्राम के अंदर है, और दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट गुरुद्वारा आएगा, गुरुद्वारा बाहोली साहिब। गुरुद्वारा बाहोली साहिब कहां पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन यह भी हमने इसलिए बताया है क्योंकि बाहोली तेल शोधन कारखाना कहां पर पड़ता है, पानीपत में। और बाहोली तेल शोधन कारखाना पानीपत में कब बना था, 1980 में। याद रखिएगा, बाहोली साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में, और बाहोली तेल शोधन कारखाना कहां पर पड़ता है, पानीपत में, जो कब बना था, 1980 में। लेकिन भैया ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है। कोई बात नहीं है, इसमें आपको भी पता लगेगा, और आपको ऐसा बताएंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये आपको पहले भी देख चुके हैं। देखें, बाहोली साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, और बाहोली तेल शोधन कारखाना पानीपत में, जो 1980 के अंदर बना था। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेवात अत्यधिक पिछड़ा इलाका था, अब भी थोड़ा थोड़ा है। मेवात पिछड़ा इलाका है, या सरकार की नाकामी समझे हम, या किसी भी प्रकार से मेवात को उभारने के लिए काफी मात्रा में प्रयास भी किया जाता है। ऐसे ही एक प्रयास 1980 के अंदर किया गया था। 1980 के अंदर मेवात विकास बोर्ड बना था। बाहोली तेल शोधन कारखाना 1980, और मेवात विकास बोर्ड कब बना था, 1980 के अंदर बना था। ये चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए, बहुत अच्छे, लगातार बने रहिए, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है। हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है, तो श्रृंगार रस। जो पनघट से संबंधित गीत है, हरियाणा में जो पनघट से संबंधित गीत गाए जाते हैं, उनके अंदर किस रस की प्रधानता होती है, तो आप बताएंगे श्रृंगार रस। पनघट वगैरह तो सुना होगा आपने। पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है। विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है। देखिए, नीम बराई का नाम आते ही मन में लड्डू फूटने लगे हैं। कोई बात नहीं, ये लड्डू आपको हम साकार करेंगे, ये सपने हम आपके साकार करेंगे। इसमें कोई चिंताजनक विषय नहीं है। बहुत जल्दी ये सारी चीजें हम आपकी साकार करेंगे। जो आपने सपने सजाए हैं सरकारी नौकरी के, ये सभी साकार कर देंगे। लड्डू तो फूटते ही हैं ऐसी जब क्वेश्चन आते हैं मन में। तो विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है, तो याद रखिएगा, जब लड़की का जो घर होता है, मतलब जो आपकी वाइफ बनने वाली है, उसका घर होता है, उस घर के ऊपर जब लड़का जाता है, तो उस समय दूल्हे क्या होता है, द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, मतलब जब लड़की का घर होता है, जब दूल्हा वगैरह जाता है लड़की के घर। आजकल तो स्टेज वगैरह प्रोग्राम होने लग गए हैं, वरना पहले वो उसी द्वार के ऊपर, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है, उसी द्वार के ऊपर वरमाला डलती थी। आजकल तो एक बार जाते हैं और वो देखा होगा ना आपने, जो दरवाजे वगैरह के ऊपर नीम वगैरह लेकर उस दरवाजे को मारते हैं, तो वही नीम भराई आपसे पूछ रहा है कि द्वार पर दूल्हे के आगमन पर। याद रख, लड़की का जो घर होता है, उसका जो द्वार होता है, वहां पर दूल्हे के आगमन पर नीम भराई की रस्म होती है। काफी रुपए वगैरह भी शायद लिए जाते हैं, पता होगा आपको किसी को, और किसी को नहीं पता है तो आपको जल्द ही पता लग जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, लगातार बने रही, लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है ना, इसमें वास्तव में आपको मजा आएगा। देखे, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की सबसे ज्यादा भर्ती किस जिले से हुई थी, तो एक बार इसके ऊपर हम फोकस डालेंगे। और यदि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित हरियाणा जीके का कोई और भी प्रश्न निकलता है तो सारे प्रश्न करवाएंगे। देखिए, प्रथम वर्ल्ड वॉर के पॉइंट की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के पॉइंट की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 18 तक। किसी को डाउट नहीं है, सभी क्लियर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका शामिल हुआ था 1917 के अंदर। ये सीडीएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था भाई।
प्रथम विश्व, पता नहीं सीडीएस का था या एनडीए का था, कुछ ऐसा एग्जाम था, उसके अंदर ये पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कब शामिल हुआ था, तो आपने याद रखना 1917 के अंदर। लेकिन हम तो नेशनल और इंटरनेशनल जीके के पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं ओनली हरियाणा की। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 18 तक, इस विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था, रोहतक सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र था तो रोहतक से कितने सैनिक भर्ती हुए थे, 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। और इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था, तो आपने याद रखना है पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा जिसका उपनाम है हरियाणा केसरी, जिसका जन्म 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। यह आपने याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। इस विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक था और रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। और 22,144 जो सैनिक भर्ती हुए थे, उस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था, पंडित नेकीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा जिसे हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा जिसका जन्म हुआ 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव के अंदर, याद रखना है। 1916 में ये बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बने। 1920 के अंदर ये कांग्रेस के सचिव बनाए गए, डिविजनल कांग्रेस के मुख्य सचिव बनाए गए। और 1921-22 के अंदर ये जेल में रहे असहयोग आंदोलन के दौरान। 1925 से लेकर 1930 ये मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे महान व्यक्तियों के साथ रहे। और 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। याद रखिएगा, भिवानी वही शहर है जिसे वार हीरोज ऑफ सिटी कहा जाता है। वार हीरोज सिटी कहा जाता है किसको, भिवानी को। और याद रखिएगा, धर्मार्थ न्यासों का शहर भी किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना है धर्मार्थ न्यासों का शहर भी किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, लेकिन हरियाणा की काशी भिवानी और छोटी काशी कैथल। लेकिन आप आइए पंडित नेकीराम शर्मा के ऊपर। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। डाउट क्लियर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा। और पंडित नेकीराम शर्मा का एक बहुत अच्छी लाइन है, एक बहुत अच्छा वाक्य है। वो अच्छा वाक्य क्या है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था, पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो 1914 से 18 तक जो वर्ल्ड वार चला था, उससे संबंधित क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, सभी पॉइंट क्लियर है। ऐसे ही पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, आप वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर जादूगर की जन्मस्थली कौन सी है। आपने नाम सुना होगा जादूगर सम्राट शंकर, क्योंकि आपके शहर के अंदर भी आया होगा कभी जादू दिखाने। जादूगर सम्राट शंकर, जादूगर सम्राट शंकर कभी कभी आपके शहर के अंदर आया होगा सर्कस वगैरह दिखाने के लिए, आपने भी देखा होगा कभी कभी सर्कस। जादूगर सम्राट शंकर की जो जन्मस्थली है उसके पॉइंट की बात करें तो एलनाबाद से है। कहां से है, एलनाबाद से है जादूगर सम्राट शंकर। और एलनाबाद जिसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलनाबाद का पुराना नाम क्या है, तो खड़ियल। एलनाबाद का पुराना नाम है खड़ियल। जादूगर सम्राट शंकर का जो संबंध है वो कहां से है, एलनाबाद से। और एलनाबाद कहां पर पड़ता है, सिरसा के अंदर। क्लियर है ना। जादूगर सम्राट शंकर सिरसा से है। सिरसा की कौन सी विधानसभा सीट से है, एलनाबाद से। और एलनाबाद जिसका पुराना नाम खड़ियल है। ये आपने यदि देखना है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं। एलनाबाद का पुराना नाम आप नोट कर लीजिए, बुक में नहीं तो अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, और दिमाग में नहीं तो दिल में नोट कर लीजिए। एलनाबाद का पुराना नाम है खड़ियल। और जादूगर सम्राट शंकर भी कहां से थे, एलनाबाद से हुआ करते थे। तो ये सभी पॉइंट आप क्लियर रखिएगा, क्लियर करते हुए चलिएगा। चलिए बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट का आंसर हम अवश्य देंगे। कमेंट करते हुए चलिएगा। नहीं, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए सरकारी नौकरी का, उस जोश को तो हम बरकरार रखेंगे। फिर एक बार जोश जगा लीजिए सरकारी नौकरी का, फिर वो किस प्रकार से बरकरार रखना है वो काम हमारा है। बस आप एक बार जोश तो जगाइए, सरकारी नौकरी की पाने की चाहत तो जगाइए अपने अंदर, सफल हो जाएंगे आप। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले में है। क्या पूछ रहा है, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल
धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंदर है? तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आपने याद रखना, कैथल के अंदर। ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि 2-3 बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल कैथल में। लवकुश महातीर्थ भी कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर पड़ता है। कोयल पर्यटन स्थल भी कहां पर पड़ता है? कैथल। कोयल पर्यटन स्थल कैथल, लवकुश महातीर्थ कैथल, और धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल कहां पर पड़ता है? कैथल के अंदर। याद रखना है। याद कैसे रखना है? नोट कर लीजिए। कहां पर? बुक में। बुक में नहीं करेंगे, दिमाग में। दिमाग में नहीं करेंगे तो दिल में नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। रत्नावली किसने लिखी थी? पता है? नो डाउट आपको भी पता होगा, नो डाउट। हम मानते हैं कि आपने पढ़ा है, आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। रत्नावली किसने लिखी थी? लेकिन आज के बाद में सभी को पता लग जाएगा कि किसने लिखी थी। देखें, रत्नावली यदि पुस्तक के पॉइंट की बात करें, रत्नावली ये पूछेगा किसने लिखी। रत्नावली के पॉइंट की बात करें तो रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था, जिसकी प्रमुख जो रचनाएं थी वो थी प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की प्रमुख रचना जो हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी? एक तो प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। उसके बाद में कौन सी हुआ करती थी? नागानंद। और तीसरी कौन सी हुआ करती थी? रत्नावली। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये सभी किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे सिर्फ एक ही पूछी है। कौन सी पूछी है? रत्नावली। तो आप क्या बताएंगे? रत्नावली किसकी रचना है? हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंधित था? वर्धन वंश से। वर्धन वंश को पहले किस नाम से जाना जाता था? पुष्यभूति वंश के नाम से। यह क्वेश्चन HSSC पूछ चुका है कि पुष्यभूति वंश का नाम बदलकर क्या हो गया, या पुष्यभूति वंश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे वर्धन वंश के नाम से। किस नाम से? वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। तो हर्षवर्धन कौन से वंश से हुआ करता था? वर्धन वंश। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था हर्षचरित्र या हर्षचरित्र या हर्षचरित। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में हुआ करता था। इसी के साथ में आपने क्या याद रखना है? इसी के साथ में आपने ये याद रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हेनसांग, जिसकी पुस्तक का नाम था सियुकी, और सियुकी में वर्णन मिलता है थानेसर का। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हेनसांग भारत हरियाणा में कब से कब रहा था? तो हेनसांग हरियाणा में रहा था 634 से 644 तक। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर करवाया था ये क्वेश्चन कि हेनसांग हरियाणा में कब से कब रहा। तो 634 से 644 तक हरियाणा के अंदर रहा था। कौन? हेनसांग रहा था। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 हाफिज का मकबरा कहां पर स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा, देखिए 40 हाफिज का मकबरा कहां पर स्थित है? तो 40 हाफिज का मकबरा है वो कहां पर स्थित है? तो आपने याद रखना है हिसार के अंदर। 40 हाफिज का मकबरा हिसार के अंदर स्थित है। हिसार जिसका पूरा नाम है इस्सुयार, और हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी शताब्दी में बताया था? कौन सी शताब्दी में बसाया था? 14वीं शताब्दी में। और उत्तर भारत की स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी के नाम से किसे जानता है? हिसार को जानता है। ये आप याद रखिएगा। लेकिन भारत की स्टील सिटी जमशेदपुर है। तो ये याद रखिएगा 40 हाफिज का मकबरा कहां पर है भैया? हिसार के अंदर है। लाट की मस्जिद भी कहां पर है? लाट की मस्जिद, और लाट की मस्जिद के पॉइंट पूछे आपसे, लाट की मस्जिद भी कहां पर स्थित है? हिसार के अंदर। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट कहां पर स्थित है? तो आपने याद रखना है हिसार के अंदर स्थित है। ये आपने याद रखना है। लेकिन एक पड़ता है बड़सी गेट, एक पड़ता है कौन सा गेट? बड़सी गेट। वो बड़सी गेट भी कहां पर स्थित है? हिसार का एक कस्बा पड़ता है हांसी, और उस हांसी का पुराना नाम है आसी, और आसीगढ़ का किला पड़ता है पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, और उस आसीगढ़ के किले के अंदर पड़ता है बड़सी गेट। बड़सी गेट कहां पर पड़ता है? हांसी, हिसार में। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट हिसार में। लाट की मस्जिद हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा हिसार के अंदर पड़ता है।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करें। लगातार हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो पीछे प्रैक्टिस सेट के अंदर रिपीट नहीं हुए हैं, सभी नए प्रश्न प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्न हम आपसे करवाएंगे। कोई भी किसी प्रकार का डाउट यदि आपको लगता है, कोई भी प्रश्न में डाउट लगता है, तो आप उसका कमेंट कीजिए, प्रश्न को कमेंट कीजिए। हम आज नहीं तो कल आंसर देंगे हर पल। तो आप लगातार हमारे साथ में जुड़े रहिए और लगातार देखते रहिए हरियाणा जीके सीरीज। धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में।